बाजार में रंग बिरंगी लाइटें चमक रही थी। भीड़ की भीड़ उमड़ी पड़ी थी। हर गली, हर नुक्कड़ से ढोलन गाड़ों की आवाज आ रही थी। दशहरे की रात थी और शहर का सबसे बड़ा मेला लगा था। रामलीला ग्राउंड में बच्चे, बूढ़े, जवान, सब कोई रावण दहन देखने आया था। मगर किसी को यह नहीं पता था कि उसी भीड़ में कोई एक ऐसा भी था जो रावण नहीं, इंसानों को जलाने आया था। ठीक रात के 9 बजे जब रावण में आग लगी और पूरा आसमान धुएं और पटाखों से भर गया, तभी एक चीख सुनाई दी, बचाओ। भीड़ में एक औरत गिर गई। लोग पहले तो समझे कोई चक्कर आ गया होगा, मगर जब किसी ने पास जाकर देखा तो उसके सीने से खून बह रहा था। वो मरी नहीं थी, लेकिन हालत बहुत गंभीर थी। पुलिस आई, भीड़ हटाई गई। औरत का नाम था रेखा, जो अपने बेटे के साथ मेला देखने आई थी। उसके बेटे ने बताया, मम्मी नाचते नाचते अचानक नीचे गिर गई। एक आदमी उनके पास था जो बंदर के मास्क में था, पर वो कब गायब हो गया पता नहीं चला। यहीं से शुरू होती है इंस्पेक्टर राजीव की कहानी। एक सादा लेकिन तेज दिमाग वाला इंस्पेक्टर जो भीड़ में कातिल ढूंढने आया था। राजीव ने पहले सीसीटीवी फुटेज निकलवाई, मगर हर जगह धुंध, धुआं और रंग बिरंगी लाइटों के सिवा कुछ नहीं दिख रहा था। ड्रोन फुटेज मंगवाई गई जो ऊपर से मेला रिकॉर्ड कर रहा था। उसमें एक दिलचस्प चीज दिखी। रावण में आग लगने से ठीक पहले एक शख्स बंदर के मास्क में भीड़ के बीच घुसा और कुछ सेकंड बाद अचानक निकल गया। राजीव को शक हुआ, क्या ये वही शख्स था जिसने हमला किया? ये पहली बार नहीं था। पिछले 3 सालों में हर साल किसी न किसी मेले या त्योहार पर एक मर्डर हुआ था, और हर बार कातिल कभी भालू, कभी राक्षस, तो कभी भूत के भेष में था। कभी किसी ने ध्यान नहीं दिया। सबने समझा ये तो बस किसी की गलती रही होगी। मेला था, भीड़ थी। मगर अब राजीव ने इन सब केसों को जोड़ा और एक पैटर्न निकाला। हर बार कातिल ने हमला उसी वक्त किया जब भीड़ सबसे ज्यादा शोर कर रही थी, और जब हर कोई नाचने में या रावण जलने में बिजी था। वो आता, वार करता और भीड़ में गायब हो जाता। एक और चीज, हर वारदात के पास रामलीला हो रही होती थी। राजीव ने सोचा, क्या कातिल सिर्फ त्योहारों का फायदा उठा रहा है या रामलीला से कोई खास रिश्ता है? राजीव को अब शक अपने शहर के रामलीला आयोजकों पर होने लगा। उसने तय किया, अगली रामलीला में वो खुद भीड़ में शामिल होकर नजर रखेगा। इसी बीच रेखा की तबीयत थोड़ी सुधरी। अस्पताल में उसने एक और बात बताई। उस आदमी की आंखें, वो मास्क में छिपी नहीं थी, बहुत डरावनी और गहरी थी, जैसे वो कोई इंसान ही ना हो। राजीव अब उलझ चुका था। क्या ये सिर्फ एक कातिल है या कोई ऐसा राज है जो सालों से छुपा है? राजीव को जवाब चाहिए थे, और अगली रामलीला में उसे जवाब मिलने भी वाले थे। लेकिन उससे पहले कोई और मारा जाने वाला था। राजीव अब हर रोज पुराने केसों की फाइलें पलट रहा था। उसे यकीन था कि ये सारे मर्डर आपस में जुड़े हुए हैं। 3 साल में 4 वारदातें, 4 मेले, 4 त्योहार, और हर बार कातिल भीड़ में छुपा मिला। सबसे अजीब बात यह थी कि किसी भी केस में कातिल का चेहरा नहीं दिखा, बस एक मास्क और खून। राजीव ने रेखा से मिली जानकारी के आधार पर एक स्केच बनवाया। स्केच कुछ खास नहीं था, क्योंकि चेहरा तो मास्क में छिपा था, लेकिन उस स्केच में वो डरावनी आंखें थी जो सीधी किसी की आत्मा में झांक जाएं। शहर में अब अगली रामलीला की तैयारियां जोरों पर थी।
लोग नए कपड़े खरीद रहे थे, पोस्टर लग रहे थे और स्टेज तैयार हो रहा था। लेकिन राजीव को सिर्फ एक चीज की चिंता थी, अगला हमला। उसने पुलिस कमिश्नर से खास इजाजत ली और पूरे इलाके में हाईटेक ड्रोन लगाए गए जो स्टेज के ऊपर और भीड़ के बीच उड़ते रहेंगे। साथ ही कुछ सादी वर्दी में पुलिसकर्मी भी नाचते गाते लोगों के बीच तैनात किए गए। राजीव खुद भी एक ड्रम बजाने वाले की ड्रेस में शामिल हो गया। उसके हाथ में ड्रम नहीं, एक छोटा कैमरा था। वो भीड़ में घूमते हुए हर एक हरकत पर नजर रख रहा था। रामलीला शुरू हुई। भीड़ में रंग बिरंगे कपड़े पहने बच्चे, परिवार, जोड़े सब मौजूद थे। मंच पर राम और रावण की लड़ाई का दृश्य चल रहा था। पूरा माहौल शोरगुल और जयकारों से गूंज रहा था। तभी राजीव की नजर एक आदमी पर पड़ी। वो बाकी लोगों से थोड़ा अलग लग रहा था। बंदर का मास्क पहना था, मगर कपड़े पुराने और मैले थे। वो बाकी लोगों की तरह खुश नहीं दिख रहा था। वो हर किसी को बड़ी गौर से देख रहा था। राजीव उसके पीछे पीछे चल पड़ा। भीड़ के बीच से वो आदमी बाहर की ओर निकला, जैसे किसी को ढूंढ रहा हो। राजीव ने इशारा किया और दो सादी वर्दी वाले पुलिसकर्मी भी उसके पीछे लग गए। वो आदमी एक अकेली महिला के पास जाकर रुका, फिर अचानक जेब से कुछ निकाला, लेकिन उसी पल राजीव ने उसे पकड़ लिया। मगर वो चीज चाकू नहीं थी, वो एक फूल था। राजीव ने उसे तुरंत नीचे गिराया और मास्क उतार दिया। वो आदमी कांप रहा था। बोला, मैं मारा नहीं करना चाहता था साहब, मैं बस उसे ढूंढ रहा था जिसने मेरे भाई को मेला में मारा था 3 साल पहले। मैंने भी मास्क पहना ताकि भीड़ में उसे पहचान सकूं। राजीव हक्का बक्का रह गया। ये आदमी कातिल नहीं था, ये खुद अपने भाई के कातिल की तलाश में था। अब कहानी में एक और मोड़ आया। राजीव ने पूछा, तुम्हारे भाई के साथ क्या हुआ था? आदमी बोला, 3 साल पहले दशहरे के दिन वो गया था मेला देखने। मुझे फोन करके बोला था कि कोई अजीब सा आदमी उसका पीछा कर रहा है। फिर 2 घंटे बाद उसका शव मिला, दिल में तेज चीज घुसी हुई थी। पुलिस ने कहा चाकू से मर्डर हुआ है, मगर कोई नहीं मिला। राजीव को झटका लगा। ये केस उसकी फाइल में नहीं था, यानी एक केस और जो रिकॉर्ड में नहीं आया। अब तक के सारे केस एक ही शहर के नहीं थे, लेकिन इस बार राजीव ने देखा हर केस में एक चीज कॉमन थी, रामलीला। राजीव ने पुराने रामलीला आयोजकों की लिस्ट निकाली। उसमें एक नाम बार बार आया, नारायण कला मंच। ये एक लोकल ग्रुप था जो पिछले 10 सालों से अलग अलग जगहों पर रामलीला कर रहा था। और हैरानी की बात यह थी कि हर मर्डर वाली रामलीला भी उसी ग्रुप ने की थी। राजीव को अब शक पक्का हो गया था, कातिल रामलीला ग्रुप का हिस्सा है। लेकिन कौन और क्यों? राजीव ने तय किया, कल जब रावण जलाया जाएगा तब वो खुद मंच के पीछे रहेगा, उन्हीं कलाकारों के बीच जो भगवान राम, रावण, हनुमान और लक्ष्मण का रोल करते हैं। शायद अगली बार कातिल मंच पर ही होगा और अगला वार वहीं से शुरू होगा। लेकिन राजीव को नहीं पता था कि इस बार जो वार होगा वो सीधे उसी पर होने वाला है। रात धीरे धीरे उतर रही थी। आसमान में चांद था, लेकिन उसके चारों तरफ काले बादल मंडरा रहे थे। पूरा शहर रावण दहन की तैयारी में था, मगर राजीव की निगाहें कुछ और ढूंढ रही थी। आज उसे सिर्फ रावण नहीं जलाना था, एक नकाब को भी उतारना था। राजीव मंच के पीछे पहुंचा। वहां रामलीला ग्रुप के सारे कलाकार तैयार हो रहे थे। कोई राम बना, कोई लक्ष्मण, कोई रावण और कोई हनुमान।
सब अपने अपने डायलॉग याद कर रहे थे, मेकअप हो रहा था और कपड़े पहने जा रहे थे। राजीव ने भी एक वॉचमैन की यूनिफॉर्म पहन ली थी और वही एक कोने में खड़ा हो गया। उसके कान में वॉकी टॉकी था और कैमरा जैकेट में छिपा हुआ था। वो सब पर नजर रख रहा था, लेकिन खासतौर पर उन पर जो चुपचाप थे। उसे समझ में आ चुका था कि कातिल बहुत होशियार है। वो कभी भी किसी के शक में नहीं आता। वो ऐसा चेहरा ओढ़े रहता है जैसे वो भीड़ का हिस्सा हो या फिर किसी भगवान का। स्टेज पर रामलीला शुरू हो चुकी थी। सामने हजारों की भीड़ थी। राजीव की नजर ऊपर लगे ड्रोन कैमरों के फीड पर भी थी, जो लाइव स्क्रीन पर आ रहा था। तभी उसे मंच के एक कोने में एक हलचल दिखाई दी। एक कलाकार जो हनुमान बना था, अचानक गायब हो गया। मेकअप रूम के पीछे गया और फिर काफी देर तक बाहर नहीं आया। राजीव चुपचाप उस तरफ गया, लेकिन जब वो पहुंचा तो वहां कोई नहीं था। बस दीवार पर हल्का सा खून का धब्बा था। राजीव का दिल जोर से धड़कने लगा। उसने वॉकी टॉकी में कहा, हनुमान का रोल करने वाला बंदा गायब है, सब अलर्ट हो जाओ। तभी स्टेज पर अनाउंसर की आवाज आई, अब श्री राम और हनुमान मिलकर लंका की ओर प्रस्थान करेंगे। राजीव चौंका। मंच पर हनुमान आ गया था, मगर असली हनुमान तो गायब था। तो फिर ये कौन था? राजीव ने अपनी पोजीशन बदलकर मंच के नीचे की तरफ आकर देखा। मंच पर खड़ा हनुमान बाकी कलाकारों से थोड़ा अलग व्यवहार कर रहा था। उसकी चाल अजीब थी, जैसे वो रिहर्सल में कभी शामिल ही न रहा हो। बाकी कलाकारों को उसकी हरकतें अजीब लग रही थी, मगर सबने सोचा शायद वो नर्वस है। राजीव ने पुलिस टीम को धीरे से मंच के दोनों तरफ तैनात कर दिया। अब रावण दहन का सीन आने वाला था। जैसे ही राम ने तीर निकाला, सबकी नजरें आसमान की तरफ उठीं। रावण में आग लगने ही वाली थी। तभी मंच के एक कोने से अचानक हनुमान बना वो आदमी दौड़ा और रावण के पीछे खड़े एक साउंड ऑपरेटर पर झपटा। उसके हाथ में चाकू था, लेकिन इससे पहले कि वो वार करता, राजीव ने जोर से चिल्लाया, रुको। वो कातिल पलटा और राजीव की तरफ देखा। उसकी आंखें जलती हुई कोयले जैसी थी। उसकी आंखों में डर नहीं, जुनून था। उसने एक पल के लिए भी नहीं सोचा और सीधे राजीव पर हमला कर दिया। राजीव ने मुश्किल से खुद को बचाया और उसे धक्का देकर गिरा दिया। पुलिस टीम दौड़ी और उसे चारों तरफ से घेर लिया, लेकिन उस आदमी ने चाकू हवा में घुमाया और एक पुलिस वाले को जख्मी कर दिया। तब राजीव ने पीछे से उस पर एक लकड़ी का डंडा मारा और उसे बेहोश कर दिया। जब उसका मास्क उतारा गया तो सब सन्न रह गए। वो वही आदमी था जो पिछले साल रावण बना था। रामलीला ग्रुप के लीडर ने बताया, इसका नाम अमित था। बहुत अच्छा कलाकार था, मगर कुछ सालों से उसका व्यवहार अजीब हो गया था। कहता था कि रामलीला में असली राक्षस होते हैं, जिन्हें मारना जरूरी है। हमने उसे ग्रुप से निकाल दिया था, मगर लगता है वो वापस आ गया। राजीव ने अमित की जेब से एक पुराना पेपर निकाला। उसमें कुछ संस्कृत में लिखा था और उसके नीचे खून से एक नाम लिखा था, भैरव मंडली। ये कोई और रामलीला ग्रुप था, मगर किसी ने उसका नाम पहले कभी नहीं सुना। राजीव अब समझ चुका था कि कहानी अभी खत्म नहीं हुई है। कातिल तो पकड़ लिया गया, मगर उसका मकसद, उसकी सोच और भैरव मंडली नाम की ये परछाई, सब अभी भी रहस्य थे। और सबसे डरावनी बात यह थी कि अमित अकेला नहीं था। वो तो सिर्फ एक हिस्सा था उस भीड़ का, जहां असली रावण अभी भी छिपा था। राजीव को लगा था कि सब खत्म हो गया,
लेकिन असली खेल तो अब शुरू हुआ था। थाने में जब अमित को होश आया तो उसकी आंखों में डर नहीं था, बल्कि अजीब सी शांति थी। उसने कुछ नहीं बोला, बस एक बात बार बार दोहराता रहा, रावण अभी जिंदा है, मैं तो सिर्फ बंदर था। राजीव ने उससे पूछने की कोशिश की, भैरव मंडली क्या है और तेरा असली मकसद क्या था? लेकिन अमित जैसे ट्रांस में था। वो दीवार की तरफ देखता रहा और कुछ पुराना संस्कृत जैसा गाता रहा। राजीव ने उस पुराने कागज को फिर से ध्यान से देखा जो अमित की जेब से मिला था। उसके एक कोने पर एक छोटा सा लोगो बना था, एक त्रिशूल जिसके नीचे 3 आंखें बनी थी। राजीव ने अपने एक साइबर टीम मेंबर को बुलाया, इस चिन्ह को ऑनलाइन स्कैन करो, कुछ मिलता है क्या? कुछ घंटों की तलाश के बाद पता चला कि ये चिन्ह एक प्राचीन गुप्त समाज से जुड़ा है, भैरव मंडली। ये समाज सालों पहले गांवों में रामलीला के बहाने तंत्र साधना किया करता था। कहा जाता है कि ये लोग शक्ति जागरण के नाम पर इंसानों की बलि देते थे और हर साल किसी ना किसी मेले में शामिल हो जाते थे। आम लोगों की तरह नकाब में फिर एक हादसा हुआ था। 1984 के एक मेले में 7 लाशें मिली थी। सबके चेहरे जले हुए थे और सबके हाथ में त्रिशूल का कट बना था। तब से ये मंडली गायब हो गई थी, लेकिन अब लग रहा था कि वो वापस आ गई है। राजीव ने पूरे शहर की रामलीलाओं की लिस्ट बनवाई। जहां जहां भीड़ ज्यादा हो, वहां ये मंडली शामिल हो सकती है। इसी दौरान पास के एक गांव से खबर आई, दशहरे की रात एक और लाश मिली है। मंदिर के पीछे चेहरे पर त्रिशूल का निशान और खून से लिखा था, जय रावण, जय शक्ति। राजीव फौरन उस गांव पहुंचा। वहां का मंदिर बहुत पुराना था, टूटी दीवारें और झाड़ झंखाड़ से भरा हुआ। जब उन्होंने मंदिर के पीछे की जगह देखी तो जमीन पर सिंदूर और राख से एक गोल आकृति बनी हुई थी, एक यंत्र। राजीव को अब यकीन हो गया, ये कोई साधारण कातिल नहीं, बल्कि कोई ऐसा है जो खुद को किसी बड़ी ताकत का साधक मानता है। तभी गांव के एक बूढ़े बाबा बोले, बाबूजी, ये सब फिर शुरू हो गया क्या? पहले भी देखा था ऐसा, जब रात्रि रामलीला होती थी और अचानक लाइट चली जाती थी, फिर कोई गायब हो जाता था, फिर मंदिर के पीछे खून मिलता था। राजीव ने पूछा, आपको कुछ और याद है? बाबा बोले, हां, वो लोग एक खास भजन गाते थे, धीमे धीमे गूंजता था, काल भैरव नमः, रक्त वर्णाय नमः, और सबके चेहरे पर नकाब होता था। कोई नहीं जानता था कौन असली, कौन नकली। राजीव को एक ख्याल आया, क्या शहर की बाकी रामलीलाओं में भी ये मंडली छिपी हो सकती है? उसने अपने अफसरों को निर्देश दिया, हर रामलीला मंडली के मेंबर्स की लिस्ट बनाओ, उनके आधार, पैन सब वेरीफाई करो। कोई नकली पहचान, कोई डुप्लीकेट, कोई नया मेंबर जिस पर पहले शक ना गया हो, सबकी जांच होनी चाहिए। एक लिस्ट में एक नाम सामने आया, नवीन शास्त्री। ये नाम एक नई रामलीला मंडली में शामिल था, जो इस साल पहली बार परफॉर्म कर रही थी, शक्ति रामलीला मंच। इस नाम का कोई रिकॉर्ड 6 महीने पहले तक नहीं था। आधार कार्ड नया था, फोटो धुंधली। राजीव ने खुद उस मंडली के प्रैक्टिस स्पॉट पर जाने का फैसला किया। जब वो वहां पहुंचा तो सब सामान्य लग रहा था। बच्चे राम और सीता के डायलॉग रिहर्स कर रहे थे, लेकिन एक कोने में एक आदमी बैठा था, पूरी सफेद धोती में, माथे पर लंबा तिलक और गहरी आंखें। राजीव ने पास जाकर पूछा, आप नवीन शास्त्री हैं? उस आदमी ने बिना मुस्कुराए कहा, हां, और आप कौन? राजीव बोला, मैं आर्ट एंड कल्चर डिपार्टमेंट से हूं। नई मंडलियों की निगरानी चल रही है,
एक छोटा सा फॉर्म भरना है, आधार दिखा दीजिए। वो आदमी कुछ सेकंड रुका, फिर बोला, आधार कार्ड तो अभी साथ नहीं है, लेकिन आप अंदर आइए, हम बात कर लेते हैं। राजीव थोड़ा सतर्क हुआ, लेकिन अंदर गया। जैसे ही वो अंदर गया, दरवाजा पीछे से धीरे से बंद हुआ। कमरा अंधेरा था, सिर्फ एक लाल बल्ब जल रहा था। दीवारों पर अजीब चित्र बने थे, त्रिशूल, यंत्र और कुछ ऐसे चेहरे जिनकी आंखें नहीं थी। राजीव ने पूछा, ये सब क्या है? नवीन बोला, हम शक्ति की पूजा करते हैं। रावण को राक्षस मत कहिए साहब, वो भी शिव भक्त था, वो भी एक कलाकार था, हम उसकी इज्जत करते हैं। राजीव ने अपनी जैकेट में छुपा रिकॉर्डर चालू कर दिया। नवीन आगे बोला, लोग रामलीला में राम देखते हैं, हम उसमें शक्ति की अग्नि देखते हैं। रावण को जलाना सिर्फ एक परंपरा नहीं है, वो हर साल हमारी शक्ति को जागृत करने का मौका होता है। तभी बाहर से एक बच्चे की आवाज आई, शास्त्री जी। मंच पर सब बुला रहे हैं। राजीव बोला, आप जाइए, हम फिर बात करेंगे। नवीन मुस्कुराया और बोला, जरूर, लेकिन अगली बार जब आएंगे तो अपना असली नाम बताइएगा। राजीव बाबू। राजीव चौंका। वो कैसे जानता था? वो बिना कुछ कहे बाहर निकल आया, लेकिन अब उसके दिमाग में एक बात घूम रही थी। नवीन शास्त्री उसका नाम कैसे जानता था? क्या उसका भांडा फूट गया? और अगर हां, तो अगला निशाना कौन हो सकता है? या शायद अगला शिकार खुद राजीव ही था। राजीव का दिल जोर जोर से धड़क रहा था। उसने जैसे ही कार में बैठकर दरवाजा बंद किया, उसकी हथेलियां पसीने से भीग चुकी थी। नवीन शास्त्री का उसे नाम से पुकारना कोई मामूली बात नहीं थी। ये साफ था, उसे सब पता था। राजीव अब एक कदम नहीं, कई कदम उस मंडली के अंदर पहुंच चुका था, और बाहर निकलने का रास्ता अब आसान नहीं था। उसने थाने पहुंचते ही सबसे पहले अपनी रिकॉर्डिंग टीम को कॉल किया। जो भी मैंने कहा और सुना, सब ट्रांसक्राइब करो। मुझे कल तक पूरा टेप चाहिए, एक भी शब्द छूटना नहीं चाहिए। वो जानता था कि अब सीधी लड़ाई शुरू हो चुकी है। भैरव मंडली अब पर्दे के पीछे नहीं है। उधर उसी रात शहर के पुराने हिस्से में एक और वारदात हो गई। इस बार शिकार बनी एक महिला, लेकिन ये मर्डर बाकी सबसे अलग था। महिला की आंखें खुली थी, लेकिन शरीर पूरी तरह बेजान था। लाश के आसपास ना कोई खून, ना कोई हथियार, सिर्फ एक कागज का टुकड़ा रखा था, जिस पर लिखा था, तपस्या पूरी हुई, अब अग्नि जागेगी। राजीव मौके पर पहुंचा, और जैसे ही उसने लाश देखी, उसके माथे पर बलि का चिन्ह बना हुआ था। वही त्रिशूल, पर इस बार चिन्ह के बीच में एक चौथा बिंदु था, एक आंख। राजीव ने तुरंत उस निशान को स्कैन किया और अपने लैपटॉप में सेव किया। इसी दौरान साइबर टीम का कॉल आया, सर, रिकॉर्डिंग में एक चीज मिली है। जब नवीन शास्त्री ने शक्ति की पूजा की बात की, उसी समय बैकग्राउंड में कुछ अजीब सी आवाजें हैं, इंसानी नहीं लगती। राजीव ने हेडफोन पहना और ध्यान से सुना। एक गूंजती हुई ध्वनि थी, जैसे किसी गुफा में कोई पुराना श्लोक पढ़ा जा रहा हो, लेकिन शब्द उल्टे थे। राजीव ने उस क्लिप को एक पुरानी भाषाओं के जानकार प्रोफेसर को भेजा। अगली सुबह जवाब आया, ये पाली और संस्कृत का मिश्रण है, कुछ तांत्रिकों की भाषा होती है। इसमें कहा गया है, बलिदान पूरा हुआ, अग्नि जागरण अब शुरू होगा। अगला चक्र पूर्णिमा की रात खुलेगा। राजीव ने तुरंत कैलेंडर देखा। पूर्णिमा 2 दिन बाद थी, और उस दिन शहर में सबसे बड़ी रामलीला होने वाली थी, त्रिलोक नगरी रामलीला महोत्सव।
जहां करीब 1 लाख से ज्यादा लोग आते थे। राजीव ने तुरंत डीसीपी को कॉल किया। मुझे उस रामलीला की सुरक्षा संभालने का जिम्मा दीजिए, कुछ बड़ा होने वाला है। लेकिन डीसीपी ने कहा, राजीव, तेरी बातों में सच्चाई लगती है, पर कोई ठोस सबूत नहीं है। एक आईपीएस अफसर को शक के आधार पर डर फैलाने की इजाजत नहीं दी जा सकती। राजीव समझ गया कि उसे अकेले ही ये लड़ाई लड़नी होगी। उसने अपनी छोटी सी स्पेशल टीम बनाई, केवल 5 लोग, जो उस पर आंख बंद कर भरोसा करते थे। योजना बनाई गई, मेले में ड्रोन्स लगाए जाएंगे, हर एक मंडली की वीडियो रिकॉर्डिंग होगी और एक एक मास्क पहने कलाकार की स्कैनिंग होगी। लेकिन अभी भी एक बड़ी उलझन बाकी थी। अगर ये मंडली इस मेले में हमला करेगी तो उनका निशाना कौन होगा? इसी उधेड़बुन में रात बीत गई। अगले दिन सुबह एक अनजान नंबर से राजीव के पास कॉल आया। आवाज धीमी थी, पर साफ। अगर अग्नि को बुझाना है तो अंधेरे की जड़ में जाना होगा। शक्ति मंच की रिहर्सल आज रात तिलक भवन में है, अकेले आओ। राजीव को समझ आ गया, ये वही मंडली का कोई मेंबर है, या शायद कोई अंदर का भेदिया। रात 11 बजे वो तिलक भवन पहुंचा। चारों तरफ सन्नाटा था। अंदर जाकर देखा, हॉल में धूप और लोबान की महक फैली हुई थी। बीच में एक लाल रंग की बड़ी चौकी थी, जिस पर काली मूर्ति रखी थी, और उसके सामने बैठा था वही आदमी, नवीन शास्त्री। राजीव ने अपनी जेब में छुपी पिस्टल कसकर पकड़ी। नवीन बोला, आप फिर आ गए, राजीव बाबू, लेकिन अब सवाल पूछने की बारी आपकी नहीं, हमारी है। तभी कमरे में 4 और नकाबपोश लोग आ गए। सबके हाथ में त्रिशूल जैसे डंडे थे, लेकिन वो असली त्रिशूल नहीं थे। उन पर कैमरे और स्कैनर लगे हुए थे। राजीव समझ गया, ये लोग सिर्फ तांत्रिक नहीं, टेक्नोलॉजी में भी माहिर है। नवीन ने एक ट्रंक खोला और अंदर से एक पुराना ग्रंथ निकाला। बोला, इसमें लिखा है कि जब अग्नि जागरण की रात आएगी तो शक्ति मंडली का अगला पंडित वही बनेगा, जहां रावण की मूर्ति सबसे बड़ी जलेगी। राजीव ने पूछा, तुम लोगों का असली मकसद क्या है? ये सब हत्याएं क्यों? नवीन बोला, ये हत्याएं नहीं, ये अर्पण है। बलिदान के बिना कोई ऊर्जा नहीं जागती। और तुम जैसे लोग बस नासंभ हो। राजीव ने अब फैसला कर लिया, या तो आज यही सब खत्म करना होगा, या खुद खत्म हो जाएगा। उसने जेब से छोटा कैमरा ऑन कर दिया, जो लाइव फीड पुलिस स्टेशन को भेजता था। बातचीत को खींचते हुए उसने धीरे धीरे अपनी पिस्टल निकाली, लेकिन तभी एक और आवाज आई, पिस्तौल नीचे रखो, राजीव। ये आवाज पहचानने में उसे वक्त नहीं लगा। ये उसके अपने सीनियर अफसर की थी, डीसीपी सुरेश। राजीव चौंक गया। आप यहां? सुरेश धीरे से मुस्कुराया, मैं ही तो इन सबका मार्गदर्शक हूं। सरकार बदलती रहती है, लेकिन शक्ति का ताज हम ही पहनते हैं। अब राजीव पूरी तरह घिर चुका था। सामने मंडली, पीछे सुरेश और बीच में अग्नि जागरण की तैयारी। अब क्या कोई रास्ता बचा था, या फिर वाकई ये उसका आखिरी मुकाम था? चारों तरफ धूप और चंदन की तेज खुशबू थी। हवा में जैसे कोई रहस्यमयी कंपन तैर रही थी। राजीव अब बिल्कुल अकेला था। सामने नवीन शास्त्री और उसके लोग, पीछे उसका खुद का डीसीपी सुरेश। सब कुछ एक जाल जैसा लग रहा था, जिसमें वो धीरे धीरे फंसता चला गया। सुरेश ने धीमी आवाज में कहा, राजीव, जब तूने पहली बार केस हाथ में लिया, तभी हमें समझ आ गया था कि तू बाकी अफसरों से अलग है। तुझे रोका नहीं जा सकता था, बस इस जाल में खींचना पड़ा। अब तू हमारे बीच है, और ये अग्नि जागरण तेरा अंतिम साक्षात्कार होगा।
राजीव ने अपने गले से बंधी चेन खींची। उसमें एक छोटा ट्रांसमीटर छुपा था। उसने सोचा कि कम से कम पुलिस हेडक्वार्टर में बैठे कुछ लोग उसकी बात सुन रहे होंगे। लेकिन उसे नहीं पता था कि यह सिग्नल कब का ब्लॉक हो चुका था। मंडली वालों ने पूरा तिलक भवन जैमर से घेर रखा था। अब राजीव को बस अपने दिमाग और हिम्मत पर भरोसा था। नवीन शास्त्री ने हाथ उठाकर चंद मंत्र पढ़े और कमरे के बीचों बीच एक बड़ा सा पट दिखाई देने लगा। उस पर एक रामलीला का दृश्य चल रहा था, लेकिन वो लाइव नहीं था, वो रिकॉर्डिंग थी। और वो रिकॉर्डिंग थी पिछले 10 सालों की, हर उस रामलीला की जहां मर्डर हुआ था। राजीव की आंखें फटी रह गई। उन क्लिप्स में हर जगह एक ही बात कॉमन थी। हर भीड़ में, हर मेले में एक आदमी ऐसा होता था जो हमेशा अकेला नाचता था, सबसे अलग। और हर बार उसका मास्क थोड़ा थोड़ा बदलता था, पर उसकी चाल, उसका नाचने का तरीका एक जैसा था। राजीव ने धीरे से कहा, "ये तो तुम हो नवीन, तुम ही हो वो कातिल।" नवीन हंसा, "नहीं राजीव, मैं तो सिर्फ माध्यम हूं। असली शक्ति तो वो है जो इन सब बलिदानों से जाग रही है। और अब इस शक्ति को एक अंतिम अर्पण चाहिए, तुम्हारा।" तभी मंदिर के उस कक्ष का दरवाजा खुला। एक हल्की रोशनी अंदर आई। उसी रोशनी में राजीव को दिखा एक लड़की हाथ में कैमरा लिए धीरे धीरे कमरे में आ रही थी। वो थी नैना, वही रिपोर्टर जिससे राजीव कई साल पहले एक केस के दौरान मिला था। नैना ने कभी उसका इंटरव्यू लिया था और फिर अचानक पत्रकारिता छोड़ दी थी। राजीव चौंका, "नैना, तुम यहां क्या कर रही हो?" नैना ने कहा, "तुम्हें लगा तुम अकेले हो? मैंने 2 साल पहले ही इस मंडली पर रिसर्च शुरू की थी, लेकिन सबूत नहीं थे। जब तुम्हारा केस शुरू हुआ, मैं समझ गई कि अब वक्त आ गया है सच्चाई सामने लाने का।" उसने कैमरा उठाकर लाइव स्ट्रीम चालू कर दी। पूरा दृश्य अब इंटरनेट पर प्रसारित हो रहा था। तिलक भवन का गुप्त कक्ष, शास्त्री की बातें, सुरेश का कबूलनामा, सब। नवीन शास्त्री को जैसे गुस्से का दौरा पड़ा। उसने आगे बढ़कर कैमरा तोड़ना चाहा, लेकिन तभी राजीव ने अपनी कमर से एक दूसरा हथियार निकाला, एक इलेक्ट्रिक स्टन गन, और नवीन को झटका दिया। नवीन जमीन पर गिरा, लेकिन तभी पीछे से सुरेश ने राजीव की गर्दन पकड़ ली। राजीव ने संघर्ष करते हुए कहा, "तुम जैसे लोग सिस्टम में रहकर सिस्टम को ही खा जाते हो। तुम्हें सोचा नहीं था कि तुम्हारा ही बनाया वीडियो तुम्हें बेनकाब कर देगा।" सुरेश ने गुस्से में झटका देना चाहा, लेकिन तभी नैना ने एक पेंडेंट फेंका जो एक तेज आवाज में बीप कर उठा। वो था जीपीएस ट्रैकर, जो जैमर से ऊपर की फ्रीक्वेंसी पर था। कुछ ही मिनटों में बाहर से पुलिस की गाड़ियों की आवाज आई। दरवाजा तोड़ा गया और स्पेशल फोर्स अंदर घुस गई। सुरेश और नवीन दोनों को काबू में कर लिया गया। सबूत पहले से ही लाइव जा चुके थे। देश भर में अब लोग देख चुके थे कि कितनी बड़ी साजिश चल रही थी रामलीलाओं की भीड़ के पीछे। अगले दिन सारे अखबारों की हेडलाइन थी, भक्ति की आड़ में मौत का खेल, भैरव मंडली का पर्दाफाश। एक ईमानदार अफसर ने बचाई हजारों जिंदगियां। नकाब के पीछे का कातिल अब सलाखों के पीछे। राजीव थका हुआ था, लेकिन संतुष्ट। नैना ने पास आकर कहा, "तुमने बहुत बड़ा काम किया है, लेकिन अब ये कहानी मैं भी दुनिया को सुनाऊंगी, पूरी सच्चाई के साथ।" राजीव मुस्कराया, "सुनाओ, ताकि अगली बार कोई मास्क पहनकर फिर से भीड़ में छुपने की हिम्मत ना करे।" रात को जब राजीव अपने घर की बालकनी में बैठा था, उसने ऊपर देखा। चांद अपनी पूरी रोशनी में था, पूर्णिमा की रात। लेकिन इस बार उसमें डर नहीं था,
बस सुकून था, क्योंकि अब भीड़ में कातिल नहीं, सिर्फ लोग थे, आम लोग, जो फिर से मेलों में, रामलीलाओं में खुलकर हंस सके। इस वीडियो को लाइक करें, नीचे कमेंट करके बताएं कि आपको कहानी कैसा लगा, और हां, चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल न भूलें, ताकि अगली कहानी आपसे छूट न जाए। इस कहानी को लिखा था अमजद ने, और अगर आपको उनकी और कहानियां सुननी है तो चैनल पर जाएं। वहां और भी डर और सस्पेंस से भरपूर कहानियां हैं। यकीन मानिए, आपको वो भी उतनी ही पसंद आएंगी।